गुड मॉर्निंग। कैसे हो? एकदम बढ़िया। क्या हाल चाल है आप लोगों के? वही चलो करते हैं स्टार्ट। एक छोटा सा पार्ट। तो प्यारे मित्रों, क्या पढ़ रहे थे अपन? है मित्रों, वो तो पूरा हो चुका है और आपने पढ़ भी लिया। रिवीजन चल रहा है अच्छे से। चले तो करते हैं शुरुआत। हेडिंग लगाओ, विज्ञान की शिक्षण विद्या। साइंस वाली विज्ञान। बातें बिल्कुल बंद करना, अच्छे से पढ़ना और समझना है। क्लास की बात क्लास में याद होनी चाहिए। तो मित्रों लिखो, विज्ञान की शिक्षण विद्या। विज्ञान शिक्षण, टीचिंग ऑफ साइंस की बात करते हैं। इसमें सिलेबस में है बेटा विज्ञान शिक्षण विद्या, आपको याद होगा। विज्ञान की शिक्षण विद्या है, टीचिंग मेथड ऑफ साइंस। फिर बेटा दूसरा पॉइंट है विज्ञान शिक्षण के उपागम। विज्ञान शिक्षण के उपागम। और तीसरा इसके अंदर बिंदु है सहायक सामग्री। और चौथा बिंदु है बेटा मूल्यांकन। और फाइव्थ यानी कि पांचवा बिंदु आपके सिलेबस का है वो है बेटा निदान व उपचार। ये है बेटा अपना सिलेबस विज्ञान का। प्रश्न है इसके अंदर 4x2 और मार्क है इसके अंदर 8। बस छोटा सिलेबस है। इसमें यह ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको दिमाग का उपयोग करना है, स्मार्टनेस रखनी है। क्योंकि एक बात याद रखना, कम समय में ज्यादा नंबर कैसे लाए जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है। थोड़ा सा स्मार्टनेस रखना प्यारे मित्रों, और वो ये रखना कि इसके अंदर आप ध्यान रखना ये तीनों चीजें सेम है हर विषय में। सहायक सामग्री हिंदी में भी वही होगी, गणित में भी वही है, सामाजिक में भी वही है और विज्ञान में वही है। थोड़ा सा ऊपर नीचे, बाकी सेम टू सेम होगा। सहायक सामग्री पूरी एक साथ ही एक ही जना पढ़ा दे। मूल्यांकन पूरा सेम है बेटा, एक ही है। चाहे कोई भी विषय में पढ़ोगे, मूल्यांकन किसी विषय का अलग अलग नहीं होगा। मूल्यांकन की अवधारणा, मूल्यांकन सेम होगा। और निदान और उपचार सब में सेम है। और अलग जो होंगे वो होंगे बेटा शिक्षण विद्या और शिक्षण के उपागम। ये सब विषय के अलग अलग है। तो आप एक काम करना, शिक्षण विद्या और शिक्षण के उपागम सभी में अलग पढ़ने हैं। मापन, मूल्यांकन, निदान, उपचार एक साथ एक शिक्षक पूरा पढ़ा देगा। ठीक है? तो एक जना पढ़ाएगा, पूरी डिटेल से एक एक चीज को पढ़ा देगा। तो मित्रों मैं अभी आपको यहां पढ़ाऊंगा विज्ञान की शिक्षण विद्या, विज्ञान शिक्षण के उपागम, सहायक सामग्री और मूल्यांकन और निदान उपचार। हिंदी में सुनील सर जो विज्ञान के साथ जब दूसरी शिक्षण विद्या पढ़ोगे आप हिंदी वाली, तो मूल्यांकन और निदान उपचार एक जना पढ़ा देगा। चाहे वो गणित का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे हिंदी का हो। मूल्यांकन पूरा एक ही है सबका और निदान उपचार एक ही है। तो हम थोड़ा स्मार्टनेस रखते हैं ताकि हिंदी के भी 1-2 नंबर कंप्लीट, विज्ञान के भी कंप्लीट, गणित के भी कंप्लीट, सामाजिक के भी कंप्लीट एक साथ हो जाएगा। और जो अलग है वो मैं अलग अलग टॉपिक वाइज एक एक यूनिट वाइज अपन पढ़ेंगे। तो एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो विज्ञान। देखो इधर विज्ञान की शिक्षण। अब पॉइंट सिलेबस आपको समझ में आ चुका है ना? थोड़ा दिमाग रखना, स्मार्टनेस रखना, बलद खेती मत करना, कम समय में ज्यादा नंबर लाना, तो ऐसे करना पड़ेगा। चलो तो लिखो विज्ञान की शिक्षण विद्या, हेडिंग लगा ही रखा है।
तो इधर ये सिलेबस के बिंदु लिख दो 5, ये सिलेबस है, लिख दिया बिंदु, पॉइंट लिखी दो, सिलेबस याद ही हो गया होगा आप लोगों को, तो याद ही है ना। चलो लिखी दो पहले पेज पे, ये सिलेबस है। नहीं लिखोगे तो लो, फिर मेरे कुछ नहीं जाता। चलो चलो 1 मिनट देता हूं। सिलेबस अगर बिंदु नोट करना चाहो तो कर दो, ताकि दिमाग में भी ये रहेगा। पहले क्या पढ़ूंगा? शिक्षण विधियां, फिर क्या पढ़ूंगा? अप्रोच, उपागम, फिर पढ़ूंगा TLM, टीचर लर्निंग मटेरियल। सर टीचिंग मेथड की क्लास रेगुलर? बिल्कुल बेटा, एक भी छुट्टी नहीं करूंगा जब तक पूरा नहीं हो जाए। कोशिश मेरी पूरी होगी, कोशिश आगे बोला मैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट भाई, स्वास्थ्य है, शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं। 10-12 घंटा डेली क्लासें हो रही है, इसलिए मैंने कहा मेरी ओर से कोई प्रयास ऐसा नहीं होगा कि छुट्टी ली जाए, रखी जाए। और ज़्यादा लंबी चौड़ी रामायण में नहीं गाता हूँ, आपको पता है। सटीक मैटर रहता है मेरा, तो सटीक हो जाएगा, आप टेंशन ना ले। और कोशिश भी करेंगे कि क्लास की बात क्लास में याद हो। तो लिख दिया होगा आपने? हाँ, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये पहले पत्ते नहीं खोलने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 10 से 15 घंटे लूंगा बस। है बेटा? तो घंटे समझ में आ गया कितने? 10 से 15 के बीच एवरेज औसत वैल्यू रहेगी मेरी। चलो इधर अब बातें करने की बजाय पढ़ाई पे ध्यान दें। जैसा कि आप जानते हो, हमारा और आपका रिश्ता पुराना है, और आपको पता है मैं पढ़ाते समय मेन फोकस पढ़ाई पे देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोगों का कैरियर है और आपकी मिठाई मुझे खानी है सिलेक्शन वाली। खिलाओगे ना? कौन नहीं खिलाएगा बेटा? इसीलिए कहते हैं एग्जाम में प्रश्न पूरा पढ़ा करो, इसीलिए कहते हैं शिक्षक की बातों को पूरा सुना करो, फिर जवाब दिया करो। आप पूर्वग्रह से ग्रसित होते हो तो यही गलती होती है। नेक्स्ट, सबसे पहले बात करता हूं मित्रों, किसकी? विज्ञान। इधर देखो, विज्ञान जो शब्द है मित्रों, वो हिंदी में 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। विज्ञान का शाब्दिक जो अर्थ है, कौन सा अर्थ बेटा? शाब्दिक अर्थ, वो ये है मित्रों कि विशुद्ध ज्ञान। कौन सा ज्ञान बेटा? विशुद्ध ज्ञान। या हमें जो भी विशिष्ट ज्ञान मिलता, विशेष, विशेष को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक नॉलेज। यानी कि हमें जो विशिष्ट ज्ञान मिलता है, उस विशिष्ट ज्ञान को, इस विशुद्ध ज्ञान को ही हम कहते हैं विज्ञान। ये तो हुआ हिंदी में। हिंदी में या भारतीय दृष्टिकोण से विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान से बना। ऐसा ज्ञान जो विशिष्ट ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, क्रमबद्ध हो, उस ज्ञान को अपन क्या कहते हैं? विज्ञान। मित्रों, विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पता है क्या आपको? क्या कहते हैं? SCIENCE। यही है क्या? साइंस शब्द जो है बेटा, वो कहां से बना? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है बेटा? साइंस्टिया। कौन सा शब्द? साइंस्टिया से बना, जिसका अर्थ है जानना। टू नाउ क्या है बेटा? जानना होता है। तो पहले तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ, हालांकि विज्ञान का परिचय नहीं दिया है, सीधा दिया है विज्ञान की शिक्षण विधियां। सिलेबस देख लो आप, पर 2-4 परिभाषा लिख देते हैं। भरोसा किसी बाप का भी नहीं करना है। पढ़ना भले ही आप कम पढ़ो, पर पूरा पढ़ो। शब्द कम कर दो, इधर उधर की रामायण कम कर दो, बाकी पॉइंट पूरे पढ़ने चाहिए। तो ध्यान रखना मित्रों, विज्ञान वी प्लस ज्ञान हिंदी में, शाब्दिक अर्थ विशुद्ध ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। इंग्लिश में साइंस शब्द बना लैटिन भाषा से। कौन से शब्द से? साइंस्टिया से, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है। मित्रों, साइंस किसे कहते हैं? विज्ञान किसको कहते हैं? ये तो विज्ञान के शब्द हुए। मित्रों, प्रकृति में जितना भी ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? प्राकृतिक ज्ञान। जो भी प्राकृतिक ज्ञान है मित्रों, नेचुरल नॉलेज,
जितना भी प्रकृति में ज्ञान है उन सभी ज्ञान को एकत्रित करना। क्या करना बेटा? इकट्ठा करना। एकत्रित करके उसको क्या करना? व्यवस्थित करना। और उसको क्या करना बेटा? क्रमबद्ध करना। और क्रमबद्ध करके विभिन्न घटनाएं जो हुई है साइंस के अंदर, उन विभिन्न घटनाओं को किसके द्वारा? प्रयोगों द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? प्रयोगों द्वारा क्या करना? उसका प्रयोगों द्वारा उसका सत्यापन करके अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। तो बेटा इधर उधर जितने भी शब्द होते हैं सभी शब्दों को मैंने एक जगह लाने का प्रयास किया कि विज्ञान जिसमें किसका ज्ञान होता है? प्राकृतिक। प्रकृति के अंदर हमारे आसपास इधर उधर इधर जितना भी ज्ञान है, जो भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं, जो भी प्रकृति ने हमें बना के दिए, उसके बारे में जानना, उसके बारे में जितनी संभव हो सके जानकारी को क्या करना बेटा? इकट्ठा करना। जो भी हमने जानकारी इकट्ठा की, उस जानकारी को इकट्ठा करने के बाद क्या करना है? जमाना है। कैसे जमाना बेटा? एक क्रमबद्ध रूप से, एक विशेष क्रम से जमाना, और फिर उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान। ये तो हो गई एक परिभाषा। दूसरे शब्दों में यह कहते हैं कि प्रकृति में जितना भी ज्ञान है उसको इकट्ठा करना, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को प्रयोगों द्वारा सिद्ध करना, और सिद्ध करके उसका अध्ययन करना, उनका सत्यापन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम है आइंस्टीन। क्या नाम है मित्रों? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या कहा कि हमारी जो ज्ञान की अनुभूतियां हैं, क्या है बेटा? ज्ञान की अनुभूतियां, मतलब ज्ञान की हमारी अनुभूतियां हैं, वो कैसी है बेटा? ज्ञान की अनुभूतियां जो क्या है? अस्त व्यस्त। ज्ञान की अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताएं होती है हमारी, उन विभिन्नताओं को क्या करना बेटा? अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण, यानी कि ऐसा कोई तर्क बनाओ, कोई अर्थ बनाओ, तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने का क्या करना बेटा? प्रयास ही क्या कहलाता है? विज्ञान। ये किसने कहा मित्रों? आइंस्टीन। क्या भाई हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे ज्ञान का जो अनुभव है, हमारी जो अनुभूतियां हैं, वो अस्त व्यस्त है और वो विभिन्न अलग अलग रूपों में ली हुई है, विभिन्नताएं हैं। उन विभिन्नताओं को क्या करना? एक तार्किक रूप प्रदान करना, एक तर्क बनाना, और तर्क बना के उसका क्या करना? अध्ययन करना। क्या कहलाता है? विज्ञान। जैसे आपने देखा बारिश हो रही है तो मन में आया ये बारिश कैसे होती है? तो किसी ने कहा कि बारिश एक संघनन की क्रिया होती है। तो मन में आएगा ये संघनन क्या है? कि भाई जल वाष्प बनती है तो बादल बनती है। अच्छा बादल क्या है? वाष्प है। तो वाष्प क्या है? पानी का, जल का गैस रूप है। तो ये हमने क्या की? हमारे आसपास जो भी घटना हो रही है उसकी जानकारी ली, उसके बारे में जानने की जिज्ञासा पूरी की, उसको फिर हमने व्यवस्थित किया, अनुभूतियां जो विभिन्नताएं ली हुई थी उसको इकट्ठा करके फिर एक तर्क बनाने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं? विज्ञान। ये किसने कहा था बेटा? आइंस्टीन। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है डैम्पियर। क्या नाम है बेटा? डैम्पियर ने कहा कि जो प्राकृतिक ज्ञान है, कौन सा विज्ञान बेटा? प्राकृतिक विषय की व्यवस्थित ज्ञान को, कौन से ज्ञान बेटा? प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान, व इस ज्ञान में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, यानी कि कौन से, क्या कहते हैं? अवधारणा। प्राकृतिक विषय के व्यवस्थित ज्ञान व अवधारणाओं के मध्य संबंधों का क्या करना? तार्किक रूप से सोच करके, तर्क करके तार्किक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। ये किसने कहा मित्रों? डैम्पियर। कि भाई जितना भी हमारे पास प्राकृतिक ज्ञान है उस ज्ञान को क्या करना? व्यवस्थित। और जितने भी कॉन्सेप्ट है, नियम है, सिद्धांत है, अवधारणा है, उन अवधारणाओं को आपस में एक दूसरे से जोड़ना, संबंध स्थापित करना। कैसे? तर्क के द्वारा। तर्क क्या है? चिंतन, मनन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
एक समस्या समाधान करने का तरीका, उस तर्क के द्वारा क्या करना बेटा, ज्ञान ग्रहण करना ही कहलाता है क्या, विज्ञान। ये किसने कहा, डैम्पियर ने। एक वैज्ञानिक है बेटा हर्बर्ट स्पेंसर। कौन से वैज्ञानिक, हर्बर्ट। और हर्बर्ट स्पेंसर ने भी एक परिभाषा दी, क्या, कि व्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं बेटा, व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। ये किसने कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने। और बेटा एक वैज्ञानिक है सत्यपाल, इंडिया के। कौन से पाल, सत्यपाल जी। इन्होंने कहा कि सृष्टि, सृष्टि मतलब समझ गए संसार, सृष्टि का जो क्रमबद्ध विज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान है आपके पास, उस क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान। ये किसने कहा बेटा, सत्यपाल ने। और एक परिभाषा लेस्ट ब्रिटानिका इनसाइक्लोपीडिया, नाम सुनोगा आपने, ब्रिटानिका इनसाइक्लोपीडिया किताब है बेटा। ये किताब ने एक परिभाषा दी कि प्राकृतिक जो नैसर्गिक घटना, प्राकृतिक घटना का क्या शब्द नाम है लिया इसने, नैसर्गिक घटनाएं, नैसर्गिक घटनाओं का व अवधारणाओं का, कॉन्सेप्ट का, नैसर्गिक, अरे ग से घड़ी वाला, नैसर्गिक घटनाओं व अवधारणाओं का, गलत लिख दिया क्या, नैसर्गिक, ये लो बस, नैसर्गिक घटनाओं व अवधारणाओं का व्यवस्थित ज्ञान ही क्या है बेटा, विज्ञान। ये किसने कहा, तो बेटा परिभाषा तो बहुत सारी लिख दी, पर याद कैसे करें, तो एक बार याद करने की बात करते हैं मित्रों। सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान, तो प्रकृति में जितना भी ज्ञान है उसको इकट्ठा करना, क्रमबद्ध करना, व्यवस्थित करना विज्ञान है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति में जितने भी घटनाएं और उनको प्रयोगों द्वारा सत्यापन करना, विज्ञान सत्यापन करते नहीं करती, और फिर सत्य के साथ चलती है। विज्ञान कभी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती। ऐसा होता है तो तुरंत क्यों होता है उसका जवाब विज्ञान देना चाहिए। अगर जवाब नहीं मिलता तो कहेगा यह घटना सही नहीं। तो विज्ञान जो भी घटनाएं होती है प्रकृति के अंदर, उसको प्रयोगों द्वारा क्या करती है, सत्यापित करती है, और फिर उसका नॉलेज आगे से आगे बढ़ाया जाता है। उसी ज्ञान को अपन क्या नाम देते हैं, विज्ञान। बेटा आइंस्टीन ने कहा कि हमारा जो ज्ञान है, याद करो आइंस्टीन जो है, कौन वैज्ञानिक बेटा, उन्होंने कहा हमारा जो जितना भी ज्ञान है, हमारी क्या है बेटा, अनुभूतियां। तो हमारी जितनी भी ज्ञान है, हमारी जितनी भी अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियां कैसी है हमारी, अस्त व्यस्त विभिन्नताओं के युक्त। एक तो अस्त व्यस्त है, और एक उसमें क्या है बेटा, वेरिएशन। उसमें क्या है, विभिन्नताएं। और विभिन्नताओं को हम क्या करते हैं, एक तार्किक रूप प्रदान करें, एक तार्किक क्रम प्रदान करने का प्रयास करें। उस प्रयास को ही हम क्या कहते हैं मित्रों, विज्ञान। ये किसने कहा, तो आइंस्टीन तो सबसे पुराने हैं, तो उन्होंने कहा हमारा जो पुराना अनुभव है, हमारा वो ज्ञान है, वो इधर उधर पड़ा है। याद करो कई सारी बातें आपके पूर्व ज्ञान की है जो इस एग्जाम में काम आएगी। तो वो अस्त व्यस्त ज्ञान है, उसको क्या करो, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करो, उसका रिकॉल करो, तार्किक क्रम बनाओ, फिर अध्ययन करो, दैट इज विज्ञान। तो याद रह जाएगा, ज्ञान और अनुभूति आए तो कौन होगा, आइंस्टीन। क्या आएगी, ज्ञान और अनुभूति। तो परिभाषा में ज्ञान आ जाए, अनुभूतियां आए, अनुभूतियां, चार शब्द, आइंस्टीन। कैसे ही करो, अपन को तो ऑप्शन में याद करना, ठीक है बेटा। और दूसरा है डंपर, डैम्पियर। डंपर ने क्या कहा कि प्रकृति में जितनी भी गाड़ी चल रही है, डंपर चल रहा है, तो कैसा चलना चाहिए, व्यवस्थित। और जितने भी बीच में अवधारणा आ रही है उसमें क्या होना चाहिए, संबंध, नहीं तो बछड़ा हो जाएगा। तो दो शब्द होना चाहिए, प्रकृति का व्यवस्थित ज्ञान और साथ में अवधारणाओं के बीच संबंध। कैसा संबंध होना चाहिए, सोच कर, यूं नहीं नींद होकर के संबंध स्थापित करते करते गाड़ी चलाओ, तार्किक रूप से सोच करके चलना चाहिए। तो वो विज्ञान कैसी होगी, ये किसने कहा, डंपर। बताओ आइंस्टीन में क्या आएगी, ज्ञान और अनुभूतियां। डंपर में क्या होगा, व्यवस्थित ज्ञान, और क्या होगा बेटा,
अवधारणाओं के बीच कैसा संबंध? तार्किक रूप से अध्ययन, सोच करके अध्ययन करना। और अगला कौन सा है? हर्बर्ट स्पेंसर। बेचारा सीधा सीधा है, जो खूब परेशान करेगा आगे। स्पेंसर ने कहा सस्पेंसर कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित। तो कोई सस्पेंस नहीं होगा। ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो व्यवस्थित होगा। तो क्या नहीं होगा? कोई सस्पेंसर नहीं होगा, कोई स्पेंसर नहीं होगा। कैसे ही करो, याद अपन को रखना है, याद आपको ही रखना है, इधर उधर ध्यान रखना। और सत्यपाल ने क्या कहा कि जब सृष्टि का ज्ञान हो जाए तो इससे ज्यादा सत्य और क्या है? ज्ञान किसका होना चाहिए? और जब सृष्टि का ज्ञान हो तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो सृष्टि का ज्ञान ही सत्य है, ये किसने कहा? और आपको अगर सृष्टि का ज्ञान हो गया तो आधी जिंदगी वैसे खराब कर दी, और अब आधा थोड़ा सा ज्ञान ले ले और अपने सृष्टि को ज्ञान को क्या कर दे? अभिभूत लोगों को बता दे। तो ये है बेटा पांच परिभाषा, थोड़ी थोड़ी याद करने का प्रयास किया। बताओ पहली परिभाषा किसकी है? क्या होना चाहिए? ज्ञान और अनुभूतियां। दूसरा कौन सा? डैम्पियर। क्या कहा इन्होंने? प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित और अवधारणिक बीच संबंध होना चाहिए, तार्किक संबंध होना चाहिए। डैम्पर जब भी चलोगे तब दिमाग क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। तर्क है ना? अरे तर्क क्या होता है? चिंतन। चिंतन क्या होता है? तर्क। विचारों की श्रृंखला को ही तो हम चिंतन कहते हैं, तर्क कहते हैं, जिसके द्वारा समस्या का समाधान होता है। याद करो, जैसे आप घर से आए, क्लास में बैठे और हाँ कमरे से आए, सुनो जरा, समझो जरा। आप आए, यहां बैठे हो और मैंने क्लास शुरू कर दी, और क्लास पढ़ाते पढ़ाते घंटा आधा घंटा हुआ, माथा खराब भी होता है, यार कितना टाइम हुआ है, कब जाएगा? तो मन में आया, टाइम देखे, फोन में हाथ लगा, बैग में देखो, उल्ली फोन घर रह गया। अब मन में आएगा क्या? तर्क। चिंतन हमेशा तब उत्पन्न होगा, तर्क हमेशा तब उत्पन्न होगा बेटा जब सामने एक समस्या आती है। अब मन में आएगा, सुनना जरा, बोलना मत बेटा। एक चिंता, एक टेंशन, एक चिंता शुरू हुई, फोन किसके पास होगा, घर पे कौन होगा, पासवर्ड किस किस को पता है, क्योंकि ये जादुई पिटारा है बेटा, ये फोन नहीं है। आपके जितने भी कारनामे इस जादुई पिटारे में बंद है। अगर किसी व्यक्ति की जानकारी लेनी है तो चुपचाप उसके मोबाइल का पासवर्ड ले लो, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सारी जानकारी इस जादुई पिटारे के अंदर आपको मिल जाएगी। अब मन में आज पिटारा खुलने वाला है, आज मम्मी घर पे ही है, और ये छोटी वाली बहन घर पर, सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है, आज ऐसी तैसी। अब बेटा मन में एक ही बात, मोबाइल किसके पास? अब मैं चाहे कितना भी पढ़ूं, देखो विज्ञान विशुद्ध ज्ञान को कहते हैं, देखो आइंस्टीन ज्ञान और अनुभूतियों को जोड़ता है, देखो डैम्पियर तार्किक क्रम में ज्ञान को व्यवस्थित करता है। फोन किसके पास होगा? कोई डंपर से मतलब है, कोई आइंस्टीन से मतलब है, मन में एक ही चलेगा, पासवर्ड किसको पता होगा? अब फोन किसका आया होगा? होगा कि नहीं होगा? भले ही आप कितना भी बढ़िया पढ़ो, फिर मन में आएगा छोड़ो रे यार, थोड़ी परिभाषा याद कर लेगा, काम आ जाए। मैं बोल रहा हूं आइंस्टीन ज्ञान यार, मन नहीं लगेगा। ये है बेटा चिंतन तर्क, जो तब तक चलता है जब तक समस्या की समाप्ति नहीं हो जाए। फिर यहां से घर गए, देखा फोन पड़ा है, साइलेंट मोड में पड़ा है, और उसके ऊपर किताब पड़ी है। सुबह जब दोपहर में आए तब पढ़ते पढ़ते आए तब किताब ऊपर रह गई, और किसी को पता नहीं कि वो फोन यहाँ है। मन में शांति। अब चाहे कोई कुछ भी कह दे, मन में बिल्कुल नहीं आएगा कि पासवर्ड किसको पता है, जिसको है मेरे को है, क्योंकि समस्या की क्या हो गई? समझ। तो ये बेटा तर्क चिंतन, जो क्या होगी? विचारों की एक श्रृंखला। आया समझ में? और वापस गया। ओके, अगली परिभाषा किसकी है? स्पेंसर की। याद हो गई? क्या कहा? ज्ञान कैसा होना चाहिए बेटा? व्यवस्थित। और अगला कौन है? सत्य। सृष्टि का ज्ञान ही सत्य का ज्ञान है। और ब्रिटानिका ने क्या बोला? नैसर्गिक शब्द, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। नैसर्गिक शब्द आ जाए तो इंसाइक्लोपीडिया, याद रह जाएगी। चलो लिखा दूं,
लिखो सर। तो लिखो सबसे पहले विज्ञान। लिखो बेटा विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। लिखो विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। लिखा? लिखो शाब्दिक अर्थ, विशुद्ध ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। ये तो सीधे ही लिख दो, शाब्दिक अर्थ, विशिष्ट ज्ञान, या कौन सा ज्ञान हो जाएगा बेटा? विशिष्ट। नेक्स्ट लिख दिया होगा यहां। चलो आगे लिखो विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। विज्ञान जिसे अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। लैटिन भाषा के साइंस्टिया शब्द से बना। जिसे साइंस कहते हैं, लैटिन भाषा के साइंस्टिया शब्द से बना, जिसका अर्थ देखो बेटा क्या होगा? जानना। जिसका अर्थ जानना होता है। अब डेफिनेशन लिख दो, एक दो। मन से भी बना सकते हो बेटा, इतना प्रयास किया मैंने। लिखो पहली परिभाषा टुकड़ों में लिखते रहना। फर्स्ट लिखो प्रकृति में उपस्थित। देखो बेटा प्रकृति में उपस्थित प्राकृतिक ज्ञान को उपस्थित प्राकृतिक ज्ञान को एकत्रित करके कॉमा व्यवस्थित करना तथा क्रमबद्ध रूप से उसका अध्ययन करना, क्रमबद्ध रूप से उसका अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। लिख दिया होगा बेटा। नेक्स्ट दूसरी परिभाषा लिखो। दूसरी परिभाषा दूसरे शब्दों में और लिख दो। लिखो विज्ञान वह विषय होता है जिसमें प्राकृतिक ज्ञान को व्यवस्थित करना, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान को व्यवस्थित किया जाता है या व्यवस्थित करना, जिसमें ज्ञान को, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ज्ञान को व्यवस्थित करना तथा प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं को प्रयोगों द्वारा सत्यापित करके उसका अध्ययन किया जाता है। प्रयोगों द्वारा
सत्यापित करके उसका अध्ययन किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस तरह से लिखाने का प्रयास किया कि रटे नहीं, मन से बना दे परिभाषा। देखो, प्रकृति में जो भी ज्ञान है उसको क्या करना है? इकट्ठा, व्यवस्थित और अध्ययन करना क्रमबद्ध। यह हम कह दिया कि जो भी ज्ञान है उसको इकट्ठा करो, घटनाओं को सत्यापित करो और फिर उसका अध्ययन करो। ये तो है विज्ञान। तो रटने की कहां जरूरत है? केवल शब्दों का ध्यान रखना है। तो विज्ञान, हिंदी में वी प्लस ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। वी का मतलब विशिष्ट हुआ ना बेटा, विज्ञान। और इंग्लिश में साइंस किया, जिसका अर्थ हो गया जानना, और शब्द बन गया साइंस। और प्रकृति में जो भी ज्ञान, उसको क्या कर लो बेटा? देखो, विज्ञान में कोई भी ज्ञान नया नहीं होता है। जो हमें भगवान ने बना के दिया है उसी को इकट्ठा किया जाता है और उसके अंदर होने वाली घटनाओं को प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जाता है और फिर अध्ययन किया जाता है। यही विज्ञान। अब मैं कितना भी घुमा दूं, शब्द दो ही ध्यान रखना। प्रकृति के ज्ञान को इकट्ठा करना है, व्यवस्थित करना है, क्रमबद्ध करना है, और जो भी घटनाएं होती है उनका सत्यापन करना है। यही विज्ञान। अब मैं आपको 50 शब्दों में लिखा दूं, लेकिन समरी यही मिलेगी कि प्रकृति के ज्ञान को व्यवस्थित, क्रमबद्ध अध्ययन और प्रायोगिक घटनाओं का सत्यापन। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, आइंस्टीन के अनुसार। आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है साइंस के। आइंस्टीन के अनुसार देखो, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की, मैं थोड़ी सी परिभाषा व्यवस्थित बोलूंगा। यहां मैंने सब लिखे थे, तो मैं मेरे शब्दों पे ध्यान रखना, क्योंकि यहां तो मैंने केवल शब्द लिखे, अब इसको व्यवस्थित भी करनी पड़ेगी लिखाने में। तो लिखो, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को, अस्त व्यस्त विभिन्नता को, अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण, एक तर्कपूर्ण प्रणाली, एक तर्कपूर्ण प्रणाली निर्मित करने का, एक तर्कपूर्ण प्रणाली निर्मित करने का प्रयास करना ही विज्ञान है। तर्कपूर्ण प्रणाली निर्मित करने का प्रयास करना ही विज्ञान है। यह कहा था मित्रों, किसने? आइंस्टीन। सीधी सीधी हो गई, थोड़े शब्द मैंने कम कर दिए, सीधे कर दिए। दूसरा लिखो बेटा, डैम्पियर। डैम्पियर, डैम्पियर लिखो बेटा। डैम्पियर के अनुसार प्राकृतिक विषय की, प्राकृतिक विषय की व्यवस्थित ज्ञान व प्राकृतिक विषय के व्यवस्थित ज्ञान व अवधारणाओं के मध्य, व अवधारणाओं के मध्य संबंधों का, मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन ही, संबंधों का तार्किक अध्ययन ही विज्ञान है। अध्ययन ही विज्ञान है। व्यवस्थित ज्ञान और अवधारणा के बीच तार्किक संबंध रूप से अध्ययन। अगला लिखो, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर लिखो। इनके अनुसार लिख दो, ये तो शॉर्ट परिभाषा। व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और सत्यपाल जी की भी लिख दो,
सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। सृष्टि का सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है, या विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। और लस्ट ब्रिटेनिका इनसाइक्लोपीडिया, नाम लिखो पहले। लिखा ब्रिटेनिका इनसाइक्लोपीडिया। इसमें एक शब्द पकड़ना है, कौन सा बेटा? नैसर्गिक घटना। तो लिख दो बेटा, नैसर्गिक घटनाओं व नैसर्गिक घटनाओं का व उनके बीच, नैसर्गिक घटनाओं व उनके बीच उपस्थित अवधारणाओं, उनके बीच उपस्थित अवधारणाओं का व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। लिखा सा? लिखा मेरे भाइयों बहनों? आपने भी लिख दिया? चले आगे। एक परिभाषा और लिखा दो, लॉर्ड बुलाक। बुलावा भी आ जाए आपके स्कूल से तो थोड़ा ध्यान रखना। बुलावा तो आएगा ही प्रवेश पत्र, बस आप उसको यूज कैसे करते हो। लॉर्ड बुलाक, बुलाक साहब ने क्या कहा कि विज्ञान जो है वो आधुनिक मनुष्य का सबसे बड़ा, आधुनिक मनुष्य की सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धि है। लिखो, विज्ञान आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी विज्ञान नैसर्गिक क्या होता है? नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक। विज्ञान आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी सांस्कृतिक व बौद्धिक उपलब्धि है। तो मनुष्य की सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धि किसने बताया? विज्ञान को। तो आंसर क्या हो गया बेटा? लॉर्ड बुलाक। ऐसा भी पूछा जा सकता है। भाई बताओ, सबसे ज्यादा बुद्धि का विकास होता कि नहीं होता है? घटनाओं का तार्किक अध्ययन है तो तर्क के द्वारा तो चिंतन बुद्धि का विकास होगा। तो इन्होंने कहा ये बुद्धि की एक बहुत बड़ी क्या है? उपलब्धि है। किसने कहा ये? लॉर्ड बुलाक। एक जना कब से लिख रहा है साइंसटिया होगा या साइंसटिया, तो मैं उसको कहना चाहता हूं हिंदी में आप कुछ भी लिखो, इसलिए मैंने हिंदी शब्द लिखा ही नहीं। मैंने कौन सा शब्द लिखा बेटा? लैटिन शब्द। और लैटिन शब्द वास्तव में हिंदी में है ही नहीं, यही है, इंग्लिश शब्द है लैटिन। तो साइंसटिया बेटा वो मुझे कह रहा है कि ये साइंसटिया होगा या साइंसटिया। तो बेटा तुम्हारी इच्छा हो जैसे लिख दो, स्पेलिंग ये है। हिंदी की शुद्धि अशुद्धि यहां नहीं देखी जाती है, क्योंकि ये तो कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द। इसको हमने तो क्या लिख किया? हिंदी में। इसलिए यहां इतना आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लगाओगे तो सिर्फ आप अपने दिमाग का बोझ बनोगे। बाकी शब्द इतना सा आएगा, कौन सी भाषा है तो लैटिन, शब्द कौन सा है तो आंसर हो जाएगा बेटा साइंसटिया। ओके,
इसलिए देखो मैंने स्पष्ट शब्द लिखा, न कि हिंदी वर्ड लिखा, क्योंकि आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके बेटा, आगे बढ़े। चलो, तो ये तो परिचय हो गया किसका, विज्ञान क्या है। बताओ मित्रों, विज्ञान क्या है? प्रकृति में उपलब्ध ज्ञान का अध्ययन। अब लिखो बेटा, विज्ञान शिक्षण, हेडिंग लगाओ, विज्ञान शिक्षण टीचिंग। लिखो बेटा, विज्ञान शिक्षण। सर, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन व प्रयोगों द्वारा प्रमाणित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सही है। मैंने अभी तो क्या बोला कि आपको 3 शब्द है, आप इनको घुमा सकते हो कैसे भी। शब्द याद रखना, प्राकृतिक ज्ञान, उसको व्यवस्थित करना, इकट्ठा करना, प्रमाणित करना, सत्यापित करना, बस वही तो शब्द है। वापस घुमा रहे हो, बात तो वही होगी। तो मैंने आपको सीधे शब्द बता दिए, अब ये कोई भी हो आप आराम से पकड़ सकते। नेक्स्ट, अब लिखो प्यारे मित्रों, विज्ञान की शिक्षण क्यों करते हैं। देखो इधर, अब ढंग से सुनना, मैं सीधा अपने मेन सिलेबस के बिंदु पे आता हूं, और वो है विज्ञान की शिक्षण विद्या। सिलेबस का बिंदु यही है, सीधा मैं अपने सटीक सिलेबस पे आता हूं। सबसे पहले मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, विज्ञान शिक्षण, और यही मैंने आपको कहा कि अगला बिंदु ये अपना शिक्षण रहेगा, टीचिंग रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मन में एक ही बात आती है कि किसी भी विषय का अध्ययन क्यों करते हैं। जब भी अपन शिक्षण पढ़े तब, और भाई शिक्षण विद्या मतलब होता है पढ़ाने का तरीका, तो पढ़ाया क्यों जाता है। सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि कोई भी विषय होगा, उस विषय का अपन अध्ययन क्यों करते हैं। सबसे पहला है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, यानी कि मेरा पहला प्रश्न, यह एग्जामिनर का पहला प्रश्न आपसे यह हो सकता है शिक्षण विधि में कि शिक्षण क्यों होता है। शिक्षण क्यों होता है प्यारे मित्रों। शिक्षण विधि अध्ययन करने से पहले आपको यह पता हो मुझे कि आप पढ़ रहे हो, आप विज्ञान पढ़ते हो, आप गणित पढ़ते हो, आप सामाजिक पढ़ते हो, ये सभी विषय हैं। तो किसी भी विषय को क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ा जाए, इसके लिए हमेशा याद रखना, बस यहां साइको काम आएगी। अब आपको जो आपका पूर्व ज्ञान है उसका मैं भरपूर उपयोग करूंगा, और बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन होगा कि जब भी मैं समझाऊं, एकदम सटीक और तुरंत प्रभाव से दिमाग सीधा साफ रखना, ताकि कोई चीज छूटी हुई होगी तो भी वापस क्लियर हो जाएगी। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, और पढ़ना होता है शिक्षण, टीचिंग। और इसका मतलब किसी भी विषय का अध्ययन क्यों किया जाता है, तो इसका पहला याद करो, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, एक उद्देश्यपूर्ण, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो शिक्षण हुआ पढ़ना, तो विषय क्यों पढ़ रहे हो, तो सीधा सीधा उत्तर होगा, इसके लिए हमेशा किसका निर्धारण होता है बेटा, उद्देश्यों का। तो क्यों पढ़ रहे हो, तो इसका उत्तर होगा उद्देश्य की पूर्ति के लिए। किसके लिए पढ़ते हो बेटा, उद्देश्य की। अब प्रश्न आएगा, उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है बेटा। छोटे छोटे समूह के द्वारा एक बड़े समूह की प्राप्ति होगी, तो आपका छोटा जो उद्देश्य होता है उसको कहते हैं लक्ष्य, और लक्ष्यों का समूह मिलकर कहलाता है उद्देश्य। जैसे आपने विज्ञान पढ़ने शुरू की, तो आपने पहले पढ़ा विज्ञान का अर्थ, आज पक्का पढ़ लूंगा विज्ञान का अर्थ क्या है, कल पक्का पढ़ूंगा विज्ञान की शिक्षण विद्या क्या है, फिर पढ़ूंगा विज्ञान के उपागम क्या है। तो आपने क्या किया, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, और ये लक्ष्य मिलकर किसकी पूर्ति करेंगे, उद्देश्यों की। तो प्यारे मित्रों, हमेशा किसी भी विषय का अध्ययन क्यों किया जाए, इसके लिए हमेशा उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। किसकी पूर्ति करेंगे बेटा, उद्देश्यों की। तो आप क्यों पढ़ रहे हो, सीधी सी बात है, उद्देश्य के लिए तो पढ़ रहे हो, और आपका उद्देश्य है, और वो पूर्व निर्धारित है, और वो ये है शिक्षक बनना, है या नहीं। तो बेटा किसी भी विषय, अभी आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो,
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो प्यारे मित्रों, अच्छे से याद रखना, किसी भी विषय का अध्ययन हमेशा करने के लिए पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो किसी भी विषय को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उत्तर क्या होगा? उद्देश्य पूर्ति के लिए। दूसरा प्रश्न बनेगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो? उद्देश्य पूर्ति के लिए पढ़ रहे हो। तो मन में आएगा अगला प्रश्न मेरा या एग्जामिनर का कि आप क्या पढ़ें। क्या होगा बेटा? क्या क्या पढ़ें, या मन में होगा कितना पढ़ें कि उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। देखो, पहला प्रश्न है किसी विषय का अध्ययन या अध्यापन क्यों करवाएं, तो उत्तर होगा उद्देश्य पूर्ति के लिए। जैसे में आपका उद्देश्य होगा तो दूसरा प्रश्न मन में आएगा कि क्या क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं कि मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। याद करो, सबसे बड़ा प्रश्न है कि नहीं है? क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, क्या लिखा जाए कि उद्देश्य की पूर्ति आसानी से हो जाए। इसके लिए बेटा हमेशा निर्धारण होगा किसका? पाठ्यक्रम का। अरे क्या क्या पढ़ूं, जो पाठ्यक्रम दिया है वो पढ़। कितना पढ़ूं, जितना लेवल दिया है उतना पढ़। तो बेटा इसके लिए निर्धारण किसका होगा? पाठ्यक्रम का। याद करो, जब घर पे बैठे थे, रीट की भर्ती हो चुकी थी, मेरिट आ चुकी थी, और एक निराश उदास भाव में बैठे थे, और अचानक से सोशल मीडिया पे एक ट्वीट चला, बहुत दलित की नई भर्ती निकालेंगे। तो क्या हुआ? मन में एक जोश आया, मित्र को फोन किया, अरे रिट आ रही है, अरे वापस रिट आ रही है, चलो फिर वापस चलते हैं कमरे की ओर। तो बताओ उद्देश्य आया कि नहीं आया? अब मन में था क्या क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, रोज आंदोलन रोज था, सिलेबस कब दोगे, सिलेबस क्या दोगे, पाठ्यक्रम कब दोगे। ये ले पाठ्यक्रम ही तो चाहिए। कितना पढ़ूं? ले जितना पढ़ सकता उतना पढ़। क्या क्या पढ़ूं? जो नहीं छोड़ सकता वो सब कुछ पढ़। बोर्ड ने दिया कि नहीं दिया? तो ये क्या हुआ बेटा? पाठ्यक्रम। तो पहला प्रश्न क्यों पढ़ा जाए आया समझ में? उद्देश्य की पूर्ति के लिए। दूसरा प्रश्न क्या क्या और कितना पढ़ा जाए? पाठ्यक्रम। इसके लिए किसका निदान होगा? पाठ्यक्रम का। अब तीसरा प्रश्न बनता है, इस पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ूं? क्या बनेगा बेटा? कैसे पढ़ूं कि उद्देश्य की पूर्ति आसानी से हो जाए। यह इस पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ाया जाए, करवाया जाए। इसके लिए हमेशा किसका चयन होता है बेटा? विधि। किसका? विधि का। और कौन सी विधि? ये हो जाएगी, शिक्षण है तो शिक्षण की विधि। मैंने शिक्षण विधि नहीं बोला है, मैंने बोला इसके लिए विधि अपनाओ। विधि का मतलब तरीका। भाई आप पढ़ोगे तो विधि होगी, और मैं पढ़ाऊंगा तो शिक्षण विधि होगी। अरे भाई रोटी बनाना भी तो एक विधि है, वो भी तो आपको आनी चाहिए। तो विधि का मतलब होता है तरीका, विधि का मतलब होता है प्रक्रिया। अरे रूम जाके रोटी बनानी है, यह भी तो एक उद्देश्य है, यह भी तो एक उद्देश्य हो गया। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करोगे? कोई ना कोई तरीका अपनाओगे, कोई ना कोई क्रिया करोगे। उस क्रिया को, उस तरीके को क्या कहते हैं बेटा? विधि। तो याद रखना, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी क्रिया, ऐसा तरीका जिसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? विधि। और विधि को मित्रों, विधि को प्रभावी बनाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है किसका? उपकरण का। ऐसी क्रियाएं जो विधि को सरल बना दे, उन क्रियाओं को, उन प्रक्रियाओं को, सहायक क्रियाओं को क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं बेटा? उपकरण। सर शिक्षण का अर्थ क्या? क्यों मजे ले रहा बेटा? सिखाना। ये कितने समय से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट, उपकरण। उपकरण क्या होती है? ऐसे कार्य जो सीखने की क्रिया में क्या हो? सहायक। यानी कि शिक्षण में क्या हो? सहायक। उनको क्या कहते हैं? उपकरण। और बेटा शिक्षण विधि को कैसे काम में लेना है, कैसे करना है, इसको कहते हैं प्रविधि। तो पहले क्या होगी? विधि। विधि के अंदर क्या होगी?
उपकरण, और उपकरण क्या होंगे? प्रविधि। तो सबसे पहले क्रम पूछा गया एसएसटी के अंदर, रिट के सेकंड ग्रेड या रिट में, अब पूरा पेपर मेरे मिक्स है दोनों, ये पूछा था कि ये क्रम कौन सा सही है। तो सबसे पहले ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति हो जाए आसानी से, उस प्रक्रिया को कहते हैं विधि। और विधि को, प्रक्रिया को, सीखने की क्रिया को सहायक, सरल बनाने के लिए किए जाने वाले सहायक कार्यों को कहते हैं उपकरण, हेल्पफुल, सहायक। और बेटा कक्षा कक्ष में शिक्षक के पढ़ाने के, विधि के प्रयोग करने के तरीके को कहते हैं प्रविधि। विधि एक तरीका है, एक साधन है जिसके द्वारा अपन कार्य को पूरा करते हैं, और प्रविधि वह तरीका है जिसके द्वारा शिक्षण कार्य कक्षा में वास्तविक होता है। जैसे शिक्षक के बोलने का तरीका, शिक्षक के खड़े रहने का तरीका, शिक्षक के बोलने की गति, शिक्षक के शब्दों की स्पष्टता, शिक्षक के हाव भाव, कॉन्फिडेंस, इसको कहा जाता है प्रविधि। मेरे से पहले जो शिक्षक पढ़ा के गए उन्होंने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया, मैंने भी व्याख्यान विधि का प्रयोग किया, मेरे बाद आने वाले शिक्षक भी व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। तो बेटा विधि शिक्षकों की कईयों की एक हो सकती है, लेकिन उस विधि का प्रयोग प्रत्येक शिक्षक ने अलग अलग तरीके से किया। तो शिक्षक का जो पढ़ाने का वास्तविक तरीका, कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा की गई वास्तविक क्रिया को प्रविधि कहते हैं। आया समझ में? जैसे मैं आपसे प्रश्न करता हूं तो यह एक उपकरण हो गया जो सीखने की क्रिया में सहायता करता है, विद्यार्थी को सक्रिय रखने में सहायक होता है, विद्यार्थी को विषय वस्तु को जोड़ने में सहायता करता है। लेकिन मेरे प्रश्न करने का तरीका कैसा है, मेरे प्रश्न करते समय मेरे बोलने की गति कैसी है, मेरे शब्दों में कितनी स्पष्टता है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? प्रविधि। आया समझ में? तो ध्यान रखना प्यारे मित्रों, आप कई बार बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, विधि को बोलते हैं मेथड, उपकरण हो गए डिवाइसेस, और प्रविधि को इंग्लिश बोलते हैं टेक्निक। क्या बोलते हैं बेटा? टेक्निक या तरीका। अब ध्यान रखना, किसी शिक्षक द्वारा कभी बैठे बैठे क्लास के अंदर बात होती है कि यार उस शिक्षक की टेक्निक बहुत बढ़िया है, कहते हैं कि नहीं कहते हो? बोलने का तरीका अच्छा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, ये तरीका, ये टेक्निक कहलाती है प्रविधि, जो हमेशा शिक्षक विशिष्ट होती है। कैसी होती है बेटा? शिक्षक विशिष्ट। लिखो, बढ़ते हैं आगे। लिखो बेटा, सबसे पहले किसी भी विषय का अध्ययन, हाँ लिखो, ये प्रश्न है सब अपने आप में। लिखो, मैंने अब तक जितना भी बोला है ये सब प्रश्न है, अंतर आने चाहिए। लिखो, किसी भी विषय का अध्ययन या अध्यापन, किसी भी विषय का अध्ययन या अध्यापन क्यों किया जाए, किसी भी विषय का अध्ययन या अध्यापन क्यों किया जाए, इसके लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, दूसरे बिंदु में लिखो, उद्देश्य पूर्ति के लिए क्या क्या और उद्देश्य पूर्ति के लिए क्या क्या और कितना पढ़ा जाए, क्या क्या और कितना पढ़ा जाए, इसके लिए
इसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। पाठ्यक्रम का अध्यापन किस प्रकार से करवाया जाए, पाठ्यक्रम का अध्यापन किस प्रकार से करवाया जाए, इसके लिए विधि का चयन किया जाता है। इसके लिए विधि का चयन किया जाता है। किसका चयन करेंगे बेटा? विधि का। फिर लिखो बेटा विधि, एक शब्द लिख दो विधि। लिखो विधि। विधि, विधि के अंदर लिखो विधि। लिखो वे क्रियाएं जिसके द्वारा, वे क्रियाएं जिसके द्वारा वे, मेरे को तो पढ़ाने दे यार। वे क्रियाएं जिसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति, वे क्रियाएं जिसके द्वारा उद्देश्य की पूर्ति आसानी से हो जाए, विधि कहलाती है। विधि कहलाती है। फिर लिखो बेटा उपकरण, डिवाइस। एक लाइन इसके भी लिख दो, उपकरण, उपकरण, डिवाइस। लिखो सीखने की क्रिया में, सीखने की क्रिया में सहायता देने वाले, सीखने की क्रिया में सहायता देने वाले कार्य, सीखने की क्रिया में सहायता देने वाले कार्य उपकरण कहलाता है। उपकरण कहलाता है। सीखने की क्रिया में सहायता देने वाले कार्य उपकरण कहलाते हैं। भाई कोई भी ऐसा काम करो जो सीखने में क्या हो, हेल्पफुल। जैसे, जैसे लिखो बेटा सर हिंदी की और साइंस की शिक्षण विधि एक ही होती है। शिक्षण विधियां तो सब जगह एक ही होगी बेटा, बस थोड़ा सा प्रयोग करने का तरीका अलग हो सकता है, बाकी कोई विशेष फर्क नहीं मिलेगा। एक फर्क मिलेगा व्याख्यान का, व्याख्यान प्रदर्शन का, बाकी लगभग सेम ही होंगे। नेक्स्ट, अरे इनका क्या है, कर करा के खत्म करो ना मामला यार। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो जैसे, उपक्रम में क्या था, एग्जाम्पल लिखो बेटा जैसे प्रश्न करना। जैसे लिखो प्रश्न करना, चार्ट, चित्र, मॉडल का प्रयोग करना। नेक्स्ट, लिखा बेटा जैसे प्रश्न करना, चार्ट, चित्र, मॉडल का प्रयोग करना, ये सब ऐसी क्रिया होगी जो सीखने में क्या होगी, सहायक। नेक्स्ट लिखो प्रविधि, टेक्निक। लिखो प्रविधि, टेक्निक, प्रविधि। लिखो बेटा प्रविधि, टेक्निक। लिखो इसके अंदर शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में,
शिक्षक द्वारा कक्ष में किए जाने वाले, शिक्षक द्वारा कक्ष में किए जाने वाले वास्तविक कार्य को प्रविधि कहते हैं। वास्तविक कार्य को प्रविधि कहते हैं। वास्तविक कार्य को प्रविधि कहते हैं। जैसे, उदाहरण लिखो बेटा, जैसे प्रश्न करना एक उपकरण है, एक सहायक सामग्री है। जैसे लिखो प्रश्न करना। जैसे प्रश्न करना एक उपकरण है, लेकिन शिक्षक द्वारा प्रश्न करने का तरीका, अर्थात उसके बोलने की गति, प्रश्न करने का तरीका अर्थात उसके बोलने की गति, कॉमा, शब्दों में स्पष्टता, शिक्षक के हाव भाव आदि को प्रविधि कहते हैं। तो बेटा मैंने इसको लिखा कर भी स्पष्ट कर दिया। आदि को क्या कहते हैं? प्रविधि। जैसे प्रश्न करूं तो ये तो एक सहायता हो गई बेटा, लेकिन मेरे प्रश्न करने का तरीका कैसा है, मेरे बोलने की गति कैसी है, मेरे शब्द कितने स्पष्ट हैं, ये मेरी क्या हो जाएगी? प्रविधि। तो बेटा विधि तरीका है, सीखने की क्रिया है, सीखने के लिए उपकरण सहायक होंगे, और प्रविधि उसका व्यवस्थित वास्तविक रूप से कक्षा में प्रयोग होगा। अब लिखो मित्रों शिक्षण विधि। ये तो नॉर्मल विधि, अब वास्तविक रूप से लिखो शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि किसको कहते हैं? शिक्षण विधि शिक्षण विधि किसे कहते हैं? शिक्षण विधि क्या है बेटा? किसका क्रम होगा? पहले विधि, उसमें होंगे उपकरण, फिर होगी प्रविधि। लिख दो बोले क्रम नीचे, ये ला, विधि, उपकरण, प्रविधि, ये क्रम हो जाएगा। चले बढ़े आगे। नेक्स्ट लिखो, इधर देखो, लिखना नहीं, पहले समझना है। बात अपन कर रहे हैं प्यारे मित्रों प्रविधि। विधि को मैंने बहुत क्लियरली उदाहरण के साथ स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब आगे बैठे हैं और आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों ध्यान से सुनना, हम क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षण विधि। शिक्षण विधि शिक्षक के पास, सुनना बेटा, शिक्षण विधि शिक्षक के पास एक साधन है। क्या है मित्रों? साधन। शिक्षण विधि शिक्षक के पास एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह अपने ज्ञान से शिक्षण कार्य को सरल व प्रभावी बनाता है। उस प्रक्रिया को, उस साधन को क्या कहते हैं? शिक्षक। वापस सुनो, शिक्षक के पास एक ऐसा साधन जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से वह अपने ज्ञान से, ज्ञान तो जरूरी है मित्रों, वह अपने ज्ञान से शिक्षण कार्य को, इसका प्रयोग करके सरल और प्रभावी बनाता है। इसको कहा जाता है शिक्षण विधि। अगर शिक्षक के पास ज्ञान नहीं है
तो शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो सकती। हाँ, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी सरल बनाने में जिस साधन का उपयोग करता है, जिस तरीके का उपयोग करता है, उस साधन को हमेशा क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधियों को सूत्रपात करने का श्रेय दिया जाता है किसको? रूसो और कॉमेनियस को। शिक्षण विधियों को लाने का श्रेय, सूत्रपात का श्रेय किसको जाता है बेटा? रूसो और साथ में कौन सा वैज्ञानिक है? कॉमेनियस को जाता है। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है जॉन डीवी। सुना होगा नाम आपने? सुना बेटा? जॉन डीवी। इन्होंने कहा कि शिक्षण विधि वह कार्य है जिसमें विषय वस्तु को क्या करते हैं? विषय वस्तु को संगठित करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? संगठित करते हैं और फिर उसको निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं। यानी कि ऐसा काम, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, शिक्षण विधि एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा कार्य होता है जिसमें विषय वस्तु को संगठित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको शिक्षक क्या करता है? निष्कर्ष तक पहुंचाता है। इसको शिक्षण विधि कहते हैं। और वैज्ञानिक है जिसका नाम है बाइनिंग। क्या नाम है बेटा? बाइनिंग। बाइनिंग ने कहा कि शिक्षण विधि जो होती है वो शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। कैसा कार्य बताया बेटा इन्होंने? गतिशील कार्य। वापस सुनो। इनिंग तो तब तक चलती है जब तक वो खेलता है, आउट होते इनिंग खत्म। तो इनिंग हमेशा क्या होगी? गतिशील। मतलब होता है ऐसे काम जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सुधार किया जाता है, उन क्रियाओं को नाम देते हैं उपागम। और जिन सामग्री का उपयोग शिक्षण में सहायता के रूप में करते हैं वो होते हैं उपकरण। तो बेटा इन प्रश्नों को बीच में लाके सिर्फ आप डिस्टर्ब करोगे, लाइन तोड़ोगे, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जो चल रहा है उसमें तो आपका ध्यान है नहीं, फिर सोचते कि अब क्या पूछा जाए, तो ये ले उत्तर भाई, नेक्स्ट। तो याद रखना प्यारे मित्रों, शिक्षण विधि किसको कहते हैं? शिक्षक के पास एक ऐसा साधन है। क्या है मित्रों? साधन, जिसके द्वारा शिक्षक अपने ज्ञान से शिक्षण कार्य को प्रभावी और सरल बनाता है। उस क्रिया को, उस विधि को, उस साधन को क्या कहते हैं बेटा? शिक्षण विधि। बताओ, रटने की जरूरत है क्या? याद रह जाएगी ना? शिक्षक के पास शिक्षण विधि क्या है बेटा? एक साधन, ऐसा साधन जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को अपने ज्ञान का उपयोग करके शिक्षक सरल और प्रभावी बनाता है। शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण विधि का एम होता है, उद्देश्य ये होता है कि शिक्षण कार्य के द्वारा जो छात्रों को ज्ञान दिया, उस ज्ञान का छात्र व्यवहारिक उपयोग करके अपने अंदर किसका विकास करे? कौशल का, स्किल डेवलपमेंट करे। कैसा कौशल? चिंतन का, जिससे वो अपने आने वाली भविष्य की समस्याओं को क्या कर सके बेटा? यानी कि शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है कि शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उसका छात्र व्यवहारिक उपयोग कर सके। क्या कर सके बेटा? व्यवहारिक उपयोग।
और व्यवहारिक उपयोग करके अपने सृजनात्मक चिंतन और कौशल शक्ति का विकास कर सके, इसी को शिक्षण विधि का उद्देश्य माना जाता है। बेटा शिक्षण विधि एक साधन है, साध्य नहीं है। एक साधन है जिसमें शिक्षक अपने ज्ञान से क्या करता है, शिक्षण कार्यों को पूरा करता है। क्या है, एक साधन, एक तरीका है, एक साधन है जिसकी सहायता लेता है और सहायता लेके ज्ञान प्रस्तुत करता है। तो लिखा दूं इसको पूरा, लिखो शिक्षण विधि, लिखो बेटा शिक्षण विधि। याद हुआ थोड़ा बहुत? बताओ शिक्षण विधि याद हुई क्या? शिक्षण विधि क्या है? एक, चलो एक बार रिवाइज करता हूं, फिर ही लिखा था, इधर देखो ताकि घर जाके वापस पढ़ना नहीं पड़े। शिक्षण विधि क्या है? एक, जिसमें शिक्षक क्या करेगा, अपने ज्ञान का उपयोग करके शिक्षण कार्य को क्या करेगा, सरल और प्रभावी। उद्देश्य क्या होगा कि छात्र जो ज्ञान ग्रहण किया उसका कैसा उपयोग करे बेटा, व्यवहारिक उपयोग करे, और व्यवहारिक उपयोग करके कौन सी शक्ति का विकास करे, सृजनात्मक चिंतन। ऐसा चिंतन जिसे नए आइडिया का सृजन हो, निर्माण हो, सृजनात्मक चिंतन और स्किल, जिसको हमने क्या नाम दिया बेटा, कौशल का विकास। शिक्षण को सूत्रपात, शिक्षण विधियों का सूत्रपात किसने किया, रूसो और कॉमेनियस ने। जॉन डीवी ने क्या कहा कि शिक्षण विधि में विषय वस्तु को संगठित किया जाता है और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है। बाइनिंग ने क्या कहा, शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का कैसा भाग है बेटा, गतिशील काम है। और आगे हम बढ़े, और प्यारे मित्रों हमने एक परिभाषा और, चलो पहले ये लिख देते हैं फिर लिख देते हैं, लिखो बढ़े आगे। तो लिखो मित्रों, लिखो शिक्षण विधि शिक्षक के पास, शिक्षण विधि, शिक्षण विधि शिक्षक के पास एक ऐसा साधन है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा साधन है जिसमें शिक्षक अपने ज्ञान से, जिसमें शिक्षक अपने ज्ञान से शिक्षण कार्य को, अपने ज्ञान से शिक्षण कार्य को सरल व प्रभावी बनाता है, सरल व प्रभावी बनाता है। क्या बनाता है बेटा, सरल व प्रभावी। फिर लिखो बेटा शिक्षण विधि का उद्देश्य, शिक्षण विधि का उद्देश्य शिक्षण विधि का उद्देश्य। लिखो उद्देश्य छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान का, छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक, छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कर, व्यवहारिक प्रयोग कर चिंतन व सृजनात्मक शक्ति का विकास, चिंतन व सृजनात्मक शक्ति का विकास कर सके, चिंतन व सृजनात्मक शक्ति का विकास कर सके। नेक्स्ट लिखो बेटा डेफिनेशन, एक लाइन लिख दो। शिक्षण विधियों का सूत्रपात करने का श्रेय, शिक्षण विधियों को सूत्रपात करने का श्रेय
रूसो व कॉमेनियस को दिया जाता है। रूसो व कॉमेनियस को दिया जाता है। फिर एक दो परिभाषा लिख देते हैं। लिखो, जॉन डेवी के अनुसार जॉन डेवी सर मैंने इसमें रिट में बहुत अच्छा पढ़ा और मुझे परिभाषा याद है, तो बहुत बढ़िया बेटा। फिर वापस आपको जो याद नहीं उसमें ध्यान दो। अगर आपको ये चीजें आती है तो बेटा नंबर तो वैसे ही आएगा, तो फिर जो नहीं आता उस पर फोकस करो, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही काम करना है, कैसे भी करके अपना सिलेक्शन कराना है और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही करने। नेक्स्ट लिखो बेटा, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण विधि वह प्रयास है, शिक्षण विधि वह प्रयास है जिसमें शिक्षण विधि वह प्रयास है जिसमें विषय वस्तु को संगठित करके विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्ष तक पहुंचाई जाती है। संगठित करके निष्कर्ष तक पहुंचाई जाती है। कहां तक पहुंचाते हैं बेटा? निष्कर्ष तक। नेक्स्ट, जिनको शिक्षण विधियां आती है उनको मैं एक सलाह दे दूं, जब मैं उपागम पढ़ूं विज्ञान के तब जरूर पढ़ना, क्योंकि उपागम रेट के अंदर नहीं थी। शिक्षण विधियां थी, सहायक सामग्री थी, मूल्यांकन था, निदान उपचार था। नया टॉपिक जो होगा वो क्या होगा बेटा? उपागम। और उपागम का प्रश्न इस बार रिट 2021 में विज्ञान के पेपर के अंदर सेकंड लेवल में आया था कि निम्न में से कौन सा विज्ञान का उपागम नहीं है। तो इसका मतलब वो प्रश्न रिपीट हो जाए तो आपको उपागम थोड़े से एक बार पढ़ने, और उपागम ज्यादा नहीं है विज्ञान के, सिर्फ 5 उपागम है। 5 उपागम यानी कि 2 घंटे की क्लास में एक उपागम पूरे हो जाएंगे। बाकी तो आपको लगभग आता ही है। और एक बार अगर शिक्षण विद्या पढ़ लोगे तो छोटी मोटी बातें क्लियर हो जाएगी। तो बेटा 4 नंबर साइंस के, 4 गणित के, 4 हिंदी के, 4 सामाजिक के, कहीं ना कहीं संबंध तो मिलेगा। 4 प्रश्न बस। चले आगे। 100 बातों की एक बात, हमें किसी भी हालत में सिलेक्शन होना चाहिए, बस ये मेरे को चाहिए, और ये अपने माता पिता और अपने खुद के सपने को पूरा करना है। और एक बात याद रखना, अपन को कितना आता है ये अपन से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, बाकी सब फैकोलॉजी होगी। नेक्स्ट लिखो, बाइनिंग के अनुसार बाइनिंग के अनुसार शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का बाइनिंग के अनुसार शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का कैसा काम है मित्रों? गतिशील। नेक्स्ट एक लिख दो, गैसेल के अनुसार, गैसेल के अनुसार, किसके अनुसार है बेटा? गैसेल के अनुसार। लिखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है।
ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा छात्रों को ज्ञान की क्या होगी बेटा, प्राप्ति, उसे क्या कहते हैं, शिक्षण विधि। ये किसने कहा था, गेसेल। एक बार फटाफट बोर्ड पे आओ। शिक्षण विधि, शिक्षक के पास क्या है बेटा, एक साधन जिसमें वो अपने ज्ञान से शिक्षण प्रक्रिया को क्या बनाएगा, सरल और प्रभावी। तो देखो बेटा, इसमें आपको शब्द देखने हैं, शब्दों का चुनाव करना है। शिक्षण विधि क्या है, साधन, प्रयोग कैसे करेगा, ज्ञान से, किसमें करेगा, शिक्षण में, क्या बनाएगा, सरल प्रभावी। बस ये शब्द आपके टच होने चाहिए, बाकी शब्दों को घुमाया कैसे भी जा सकता है। दूसरा, जॉन डीवी ने क्या कहा कि विषय वस्तु को क्या करते हैं, संगठित करते हैं और फिर निष्कर्ष तक, रिजल्ट तक पहुंचते हैं। गैसेल ने क्या कहा कि ऐसी सभी प्रक्रिया जिसे शिक्षक छात्रों को ज्ञान पहुंचाता है। तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो ज्ञान पढ़ने में प्रक्रिया कर रहा हूं, यही क्या है, शिक्षण विधि। और प्यारे मित्रों, बाइनिंग ने कहा था कि शिक्षण विधि तो एक शिक्षण प्रक्रिया का कैसा काम है, गतिशील। यानी कि जब तक मैं बोलूंगा तब तक विधि चलेगी, मैं चुप रहूंगा विधि खत्म। यह है बाइंडिंग। गतिशील काम होगा तब तक कहलाएगी विधि। लिखो बेटा, शिक्षण विधि के गुण, गुण लिख दो या विशेषताएं, शिक्षण विधियों की विशेषताएं या गुण। शिक्षण विधि की विशेषताएं या क्या होगी बेटा, गुण। अब बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी के गुण पढ़ते हैं, चाहे वो शिक्षण विधियां हो चाहे शिक्षण विधि हो, प्यारे मित्रों याद रखना, इनको कभी रटना नहीं है। तो क्या करना है, तुकबंदी बना के मन से फॉर्म करना। कैसे, देखो बताता हूं, ऐसे ढंग से सुनना। कभी भी विशेषताओं को रटना नहीं, विशेषकर शिक्षण विधियों में, कोई भी शिक्षण विधि में नहीं रटना है। एक चीज याद होगी तो सब चीजें आपके आगे आ जाएगी। कैसे, सबसे पहले बताओ, शिक्षण विधि से क्या किया जाता है, शिक्षण विधि से शिक्षण को कैसा बनाता है, भाभी। अब सुनना, मैं विशेषताएं मन से निकालूंगा और आप निकालोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। शिक्षण विधि में शिक्षण को क्या किया जाएगा, शिक्षण विधि में शिक्षण को कैसा बनाया जाएगा, सरल, और साथ में कैसा बनाया जाएगा, प्रभावी। तो एक विशेषता हो गई कि शिक्षण विधि द्वारा शिक्षण सरल और प्रभावी बनता है। हुई कि नहीं हुई विशेषता इसकी, गुण। अच्छा बताओ, अगर शिक्षण सरल होगा, अगर शिक्षण प्रभावी होगा, तो बताओ विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ी। तो विषय वस्तु में क्या उत्पन्न करेगा, तो विषय वस्तु को कैसा बनाती है, रुचिकर। अब बताओ कहां रटने की जरूरत है, सरल होगा, प्रभावी होगा, तो आपकी क्या बढ़ेगी, और जब आपकी रुचि बढ़ेगी तो आपकी क्रियाशीलता में क्या होगी, काम करने की क्षमता में क्या होगी, बोलने में, सीखने में, काम करने की में क्या होगी, तो बेटा क्रियाशीलता में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। तो छात्रों की क्रियाशीलता में क्या होती है, वृद्धि। अच्छा, शिक्षण सरल हो गया, शिक्षण प्रभावी हो गया, शिक्षण में रुचि आ गई, और रुचि आने से आपने क्या की, क्रियाशीलता की। तो बताओ याद होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह ज्ञान की प्राप्ति में क्या होगी, सहायक। और जब ज्ञान स्थायी हो जाएगा तो बेटा उद्देश्य की पूर्ति होगी कि नहीं होगी। तो उद्देश्य की पूर्ति में क्या होगी, सहायक। तो बताओ एक भी विशेषता रटने की जरूरत है क्या, है बेटा, उद्देश्य पूर्ति में सहायक। अरे बेटा क्या फर्क पड़ता है, मेरी भावनाओं पे जाओ, शब्दों पे मत आओ। अब बताओ बेटा, समझ में आया कुछ। अब देखो क्या होगा, शिक्षण कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, जिससे क्या होगी, विषय वस्तु में रुचि आएगी, तो क्रियाशीलता में, क्रियाशीलता में वृद्धि होगी, तो स्थायी ज्ञान की, और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उद्देश्य की, और जब उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो जिंदगी के सभी लक्षण पूरे, सर्वांगीण विकास होगा कि नहीं होगा, सर्वांगीण विकास में सहायक। तो ये हो गई इसकी क्या बेटा, विशेषताएं। बताओ एक भी रटने की जरूरत है क्या, एक आएगी तो 10 निकाल सकते हैं।
कक्का क्या पक्का? कोई दिक्कत? समझ में आया? वापस गया? ओके सर। तो लिखो विशेषताएं। अब मैं बोलता हूं, एक भी रटने की जरूरत है क्या? तो लिखो विशेषताएं। नंबर 1, शिक्षण प्रक्रिया सरल व प्रभावी बनती है। लिखो शिक्षण प्रक्रिया सरल व प्रभावी बनती है। शिक्षण प्रक्रिया कैसी होगी? सरल व प्रभावी। दूसरा लिखो विषय वस्तु रुचिकर बनती है। विषय वस्तु रुचिकर बनती है। और क्या होगा? तो लिखो फिर छात्र क्रियाशीलता में वृद्धि होगी। छात्र क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। और लिखो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। और लिखो बेटा उद्देश्य पूर्ति में सहायक। उद्देश्य पूर्ति में सहायक। और सर्वांगीण विकास में सहायक। और बताओ क्या करेगी बेटा? और बच्चों में किसकी वृद्धि करेगी? जब रुचि बढ़ेगी तो विषय वस्तु में जिज्ञासा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। और आगे बताओ सर और क्या होता है? लिखो छात्रों में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास। और क्या होगा बेटा? बेटा ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग में सहायक होगी नहीं होगी? लिखो प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक उपयोग के योग्य छात्रों को बनाती। तो बेटा एक भी विशेषता मैंने न तो आपको रटाई है, सिर्फ आगे से आगे निकाल ली हमने तुकबंदी बना के। और एग्जाम में यही करना है। एक पॉइंट पॉजिटिव आए तो सभी पॉइंट पॉजिटिव पकड़ना, और एक पॉइंट नेगेटिव आए तो सभी पॉइंट नेगेटिव पकड़ना। कभी उत्तर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा। तो ये हो गई शिक्षण विधि की विशेषताएं। अब लिखो शिक्षण विधि की मान्यताएं। क्या लिखोगे? शिक्षण विधि की मान्यताएं। शिक्षण विधि की मान्यताएं। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है शिक्षण विधि शिक्षण विधि व्यवहार के तीनों पक्षों का विकास। अरे बेटा एक साथ मैंने लिखा दिया सर्वांगीण विकास। सब विकास एक साथ आके मुझे सब पता है कि मैं क्या बोलूंगा तो तुम क्या करोगे, क्योंकि मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ पढ़ाते हुए, सिर्फ 2011 10-11 से पढ़ा रहा हूं। तो बेटा देखो इधर ध्यान रखना। क्या कह रहे हो? नेक्स्ट क्या बोल रहा था मुझे? हाँ मैं आपसे पूछ रहा था एक प्रश्न, और वह ये पूछ रहा था
कि शिक्षण विधि की मान्यताएं किसे कहते हैं। भाई शब्द जो लिखा उस शब्द के बारे में आप क्या जानते हो, वाट क्या होता है शिक्षण विधि की मान्यताएं है मित्रों। वही ईमानदारी से किसी को बताएं क्या शिक्षण विधि की मान्यताएं क्या है। पता तो हो गई बेटा, रिट पास करके आए हो और शिक्षण विद्या तो रिट में पढ़ी है। अच्छा कोई बात नहीं, तो बेटा आप ढंग से सुनना, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं। शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको वर्तमान में शिक्षण विधि की मान्यताएं कहा जाता है। बस इतना सा है। लिखो लिखो बेटा, शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय, शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय, सर आपकी कृपा से मेरी 135, मेरी कृपा नहीं बेटा, आपकी मेहनत से 135 नंबर आए। मैं तो सिर्फ आपको शिक्षण विद्या पढ़ाई थी, समझी तो आपने और याद तो आपने की, मैंने तो सिर्फ एक तरीका बताया है। बस बस इधर उधर नहीं, इधर आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए। बेचारे खिलाड़ी तो चौका लगाते और यह सीधा छक्का तो है ही नहीं, आउट ही होते हैं। देखो इधर, हाँ मुझे पक्का पता था। सर शिक्षण विधि बालक के अनुशासन में सहायक होती है, बिल्कुल होती है बेटा। शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल करती है, पर मैंने शब्द कम रखने का प्रयास किया। आपको तो भले मैं ऑनलाइन में जोड़ा सकता हूं, यहाँ बात वही होगी, मेनली चीजें मैंने आपको लिखा दी और बाकी आगे आगे जैसे चलेंगे वैसे बढ़ेंगे। तो लिखो बेटा, शिक्षण शिक्षक द्वारा, क्या लिखा है इसमें, यही लिखा ना, शिक्षक द्वारा शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक द्वारा, अरे बात वही होगी, बस आप मेरी विशेषता मेरी कमी को नहीं समझे। मुझे रटे हुए शब्द कभी याद नहीं रहते हैं, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, मुझे ये पता मुझको बोलना क्या। शिक्षक द्वारा शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अथवा कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसे ही वर्तमान में जिसे ही वर्तमान में शिक्षण विधि की मान्यताएं कहते हैं। शिक्षण विधि की मान्यताएं कहते हैं। समझ में आया? तो मेरे भाया याद रखना, और आप भी भाया है बेटा। भूतकाल की मुझे नहीं पता, अभी हम शिक्षण में वर्तमान समय में शिक्षण विधि की मान्यताएं किसको कहते हैं कि शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी है,
कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इसे आज के समय में, वर्तमान समय में क्या कहते हैं? शिक्षण विधि की मान्यता है। अब भूत वर्तमान से कोई लेना देना नहीं, प्रश्न सही करना है तो याद रखना है, बाकी फालतू बात करने से कोई मतलब नहीं है। बेटा मजा ले रहे बैठे बैठे मास्टर, और मास्टर ने शुरू कर दिया तो है, और मास्टर ने 10 सालों का अनुभव लगा दिया तो। बेटा हमेशा याद रखना, जो होना था वो तो हो गया, जो खोना वो तो खो गया। अभी भी वक्त है, संघर्ष कर लो, पढ़ लो, और अब रात भर जाग जाके पढ़ने का समय आ गया। फालतू बातें करना बंद कर दो। सुबह 7 से 7 क्लास है, देखो इधर। हाँ, नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं अपन? शिक्षण विधि की मान्यता है। लिखो बेटा जैसे, एक दो लिखो ना, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे बताओ किसका ध्यान रखोगे आप? देखो मैं फिर कहता हूं, विशेषताओं में और गुणों में, मान्यताओं में कभी रटना नहीं है। तो क्या करना है? मन से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस। जैसे बेटा बताओ क्या क्या प्रयोग, क्या क्या करना पड़ेगा शिक्षक को, क्या सावधानी रखनी है? सबसे पहला, शिक्षण विधि छात्रों की योग्यता और स्तर के अनुसार होनी चाहिए। लिखो पहला पॉइंट, शिक्षण विधि छात्रों के स्तर व योग्यता के अनुसार हो। शिक्षण विधि छात्रों की योग्यता व स्तर के अनुसार हो। दूसरा बताओ बेटा क्या सावधानी रखनी चाहिए? बताओ मित्रों, लिखो। दूसरा लिखो बेटा, सहायक सामग्री उचित व आवश्यकता अनुसार हो। यूनिक पूरी सहायक सामग्री से भर दो क्लास को। सहायक सामग्री उचित, पहले जितनी हो उतनी, उचित व आवश्यकता अनुसार हो। और क्या होना चाहिए? बस जो होनी चाहिए वही लिखो बेटा। शिक्षण की भाषा, शिक्षण की भाषा सरल व स्पष्ट हो। शिक्षण की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल व स्पष्ट। लिखो बेटा, शिक्षण की भाषा सरल व कैसी होनी चाहिए बेटा? स्पष्ट हो। और लिखो बेटा अगला, विषय वस्तु निश्चित हो। यूं नहीं बार बार बदल दे, हाँ ये सही है, बच्चा बोले सर गलत है, हाँ फिर ठीक है, ये ले ले। विषय वस्तु निश्चित हो, फिक्स होनी चाहिए। विषय वस्तु निश्चित हो, बदलनी नहीं चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा? निश्चित। और लिखो बेटा, जहां तक हो शिक्षण विधियां बाल केंद्रित हो, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो शिक्षण विधियां बाल केंद्रित हो। और लिखो, शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, ताकि हेल्पफुल होगा। शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित हो, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, पूर्व ज्ञान पर हो आधारित। बात तो वही हुई ना, क्या चेंज हुआ बताओ इसमें? ये मैंने जानबूझ के बोला इस बार तो। मतलब मैं ये चाहता हूं कि कोई भी विद्यार्थी शब्द को कभी रटे नहीं, बाकी अपने मन से फॉर्म करें। कैसे? अभी तो बोला मैंने, एक ही चीज को 3 बार बोल दिया और तीनों में अलग अलग तरीके से बोल दिया और बात वही रही। नेक्स्ट और लिखो बेटा, क्या काट काट के तीनों लिख दिया। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास हो। टाबरों में नहीं, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास हो। चिंतन शक्ति का विकास हो। और लिखो बेटा,
शिक्षण विद्या उद्देश्य पूर्ति में सहायक हो। शिक्षण विद्या उद्देश्य पूर्ति में सहायक हो। और लिखो, शिक्षण कार्य छात्रों के शिक्षण कार्य उद्देश्य पूर्ति में लिख दिया ना। हाँ, शिक्षण कार्य छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक हो। छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक हो। नेक्स्ट, जहां तक संभव हो शिक्षक की भूमिका, जहां तक संभव हो शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में हो। जहां तक संभव हो शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में हो। ये प्रयास करने चाहिए। अब लिखो बेटा, शिक्षण विधियों के प्रकार। हाँ, पाइप टाइप शिक्षण विधियों के प्रकार। बताओ बेटा, शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती है? शिक्षण विधियों के प्रकार बताओ मित्रों, कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। बहुत सिंपल और बहुत नॉर्मल, आपको सबको पता है। बताओ बेटा, शिक्षण विधियां वर्तमान में कितने प्रकार की हैं? 2। इधर आओ बोर्ड पे, कौन कौन सी, पहले मेरी हेल्प करोगे, अपन प्रकार करेंगे फिर लिखेंगे। तरीका आपको पता ही है, इधर उधर नहीं, सिर्फ किधर, इधर बोर्ड पे लिखो और समझो, और आप चेक करना मास्टर कैसा पढ़ता है। यस सर, यस में तो कोई कमी है ही नहीं, है क्या? कुछ तो ऐसे बैठे हैं, क्या होता है? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने आए क्यों, हमने कब कहा तुम आओ? सही है ना? सही है ना? कुछ होता है क्या? इधर उधर जा रहे हो क्या? यस सर। चलो, पढ़ रहे हो ना? क्या पढ़ रहे हैं अपन? साइंस। किसको कहते हैं? विशिष्ट ज्ञान को। किसको कहते हैं? विशिष्ट ज्ञान। साइंस कौन सी भाषा के सबसे बना? लैटिन भाषा के शब्द। कौन से सबसे बना? साइंसिया से। साइंस किसने कहा था? ज्ञान अनुभूतियों का अव्यवस्थित अस्त व्यस्त विभिन्नता। आइंस्टीन। किसने कहा? प्राकृतिक ज्ञान और अवधारणाओं के बीच तार्किक संबंधों का अध्ययन है। डैम्पियर। किसने कहा? व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। स्पेंसर। किसने कहा? सृष्टि का ज्ञान ही विज्ञान है। सत्य मलिक। सत्यपाल। याद रह जाएगा? नेक्स्ट, किसने कहा था? विज्ञान आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी सांस्कृतिक बौद्धिक क्षमता उपलब्धि है। सुपड़ा साहब। किसने कहा है? बुलावा दिया था ना। नेक्स्ट, आगे बढ़े। शिक्षण विद्या एक विधि जिसके द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। शिक्षण विधि शिक्षक के पास एक साधन है जिसे वो क्या करता है? अपने ज्ञान से शिक्षण कार्य को सरल और प्रभावी बनाता है। उद्देश्य क्या है? कि छात्रों ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका क्या करे बेटा? क्या करें? है मित्रों? व्यवहारिक उपयोग करें। और क्या करें? उसका सृजन और चिंतन शक्ति का विकास करें। फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा कि शिक्षण विधि में जो सहायता करती है वो उपकरण होते हैं, और कक्षा कक्ष में जो काम करता है वो प्रविधि होती है। फिर हम आगे बढ़े
और हमने कहा कि शिक्षण विधि जो होती है उसमें जो हम क्या ध्यान रखें प्रयोग करते समय, इनको बोला शिक्षण विधि की मान्यताएं। और अब पढ़ रहे हैं शिक्षण विधि के प्रकार। कितने प्रकार होंगे बेटा? कौन कौन से? एक ये और एक वो। कितने? पूरे 2। क्लियर? खत्म। तो लिखो, इधर देखो। एक होगी शिक्षक प्रदान। कौन सी विधि बेटा? शिक्षक प्रदान। और दूसरी छात्र प्रदान। तो विधियां कितने प्रकार की हुई? कौन कौन सी? शिक्षक प्रदान और छात्र प्रदान। इधर लिखने देना, बाद में कहां जाना है। इधर देखो, जो विद्या प्राचीन है, कैसी है बेटा? हम कहते हैं ये प्राचीन विद्या है। तो जो प्राचीन विद्या वो कैसी है बेटा? जो पुरानी विद्या वो कैसी है? शिक्षक केंद्रित। और जो आधुनिक विद्या है वो कैसी है? छात्र प्रदान। हो गया पहला अंतर। जो प्राचीन विद्या है बेटा, इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? इसमें मुख्य कौन होता है? शिक्षक। और इसमें मुख्य कौन होता है? छात्र। जो प्राचीन विद्या है वो किसकी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? रटने की प्रवृत्ति को क्या देगी बेटा? बढ़ावा। जबकि ये क्रियाशीलता यानी कि करके सीखना पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? करके सीखना पर आधारित, क्रियाशीलता पर आधारित, और ये रटने की प्रवृत्ति पर आधारित है। मित्रों, जो प्राचीन विद्या है, शिक्षक केंद्रित विद्या है, इसमें आपको याद होगा ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हैं। किस पर बेटा? ज्ञानात्मक पक्ष पर बल। याद है? मौखिक गुरुजन जब प्राचीन विधि से पढ़ाते थे तो केवल और केवल क्या करते थे? मौखिक, केवल ज्ञान और कुछ नहीं। याद है कि नहीं है? सुना, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। केवल और केवल किस पर पक्ष दिया जाता है? ज्ञान। जैसे मैं व्याख्यान कर रहा हूं, मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो बेटा मैं व्याख्यान विधि से पढ़ाता हूं, और व्याख्यान विधि कैसी है? शिक्षक केंद्रित। तो मैं केवल और केवल क्या कर रहा हूं? केवल ज्ञान दे रहा हूं। न तो आपसे कोई काम करा रहा हूं, न आपसे कोई क्रिया करा रहा हूं जिससे आप, ये क्रिया नहीं हुआ बेटा, सिर्फ याद करा रहा हूं। सिर्फ फोकस किस पर है? समझने पर, याद पर, सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष पर जोर है। बाकी खेल कूद नहीं करा रहा हूं। ऐसा कोई काम नहीं करा रहा हूं कि आप समस्या समाधान करके मुझे उत्तर दे रहे हो। ऐसा मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं जिसमें मेरी भूमिका मार्गदर्शक हो। सर्वे सर्वा कौन है? शिक्षक। देखो इधर, कर रहा नहीं कर रहा? कोई काम कर रहे हो क्या? इधर उधर नहीं, सिर्फ इधर। हो रहा नहीं हो रहा है? तो ये कैसी विधि है? शिक्षक के अंदर। और इसमें प्यारे मित्रों, बच्चों को क्या कराया जाता है? ज्ञानात्मक पक्ष पर भी बल देते हैं, खेल कूद से पढ़ाते हैं। तो बेटा कौन सा पक्ष? क्रियात्मक पक्ष पर भी बल दिया जाता है, और मन के भावों को भी बाहर निकाला जाता है। छात्रों को मौका दिया जाता है, और शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, यानी कि उनकी भावनाओं को भी समझा जाता है। और तुम्हारी भावना इधर देख ले, पढ़ ले बेटा। हाँ, इस पर बल दिया जाता है। तो ये होगी बेटा अंतर किसमें? शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित, छात्र। प्यारे मित्रों, जो शिक्षक केंद्रित विद्या है वो हमें कौन सी पढ़नी है? यही लिस्ट बना दूं। और दूसरा कौन सा था बेटा? छात्र केंद्रित। शिक्षक विद्या लिख दिया, शिक्षक केंद्रित। इसमें कौन कौन सी पढ़नी है? एक तो आपको व्याख्यान विधि। कौन सी विधि? एक। दूसरी पढ़नी है बेटा, दूसरी पढ़नी है व्याख्या, व्याख्या प्रयोग प्रदर्शन। व्याख्या करते हुए प्रयोग का प्रदर्शन करना, तो व्याख्या प्रयोग प्रदर्शन विधि। और तीसरी है हमारे यहां कौन सी विधि बेटा? शिक्षक नहीं रे, वो लिख रहा था क्या? कहानी।
कभी कभी छात्रों को जीवनियां बनाते हैं, किसकी बताते हैं? बड़े बड़े साइंटिस्ट की कहानियों के माध्यम से। हमारे एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उसकी एक कहानी सुनाता हूं आप। क्या साइंटिस्ट थे, जिनको हम भारत का मिसाइल मैन कहते हैं, भारत के अंदर मिसाइलों का जनक कहते हैं। तो छोटी छोटी कक्षाओं में बच्चों को विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिकों की जीवनी कहानी के माध्यम से पढ़ाई जाती है। ये 3 विज्ञान के अंदर उपयोग। प्रयोग प्रदर्शन विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के सामने प्रयोग करके उसका प्रदर्शन करता है। छात्र चुपचाप सुनो, देखो और समझो के सिद्धांत पे काम करके प्रयोग करना सीखते हैं। तो छात्र, शिक्षक जब भी प्रयोग करेगा तो शिक्षक खुद प्रयोग करेगा और उसकी साथ में व्याख्या करेगा और छात्र चुपचाप एक साथ क्लास में उसको प्रयोग करते हुए देखेंगे। तो देखो, सुनो और समझो कि सिद्धांत पे काम होगा। व्याख्यान प्रयोग प्रदर्शन। और बेटा, व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है, रविंद्रनाथ ठाकुर के कथन पर काम करती है। याद करो वो पल जब आपने पढ़ा था कि इस विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष ज्ञान रूपी ओलों की बौछार करता है और छात्र मासूम पौधों की भांति ज्ञान रूपी ओलों के थपेड़े को छेन करते हैं। ये व्याख्यान विधि असहाय। और बेटा, छात्र केंद्रित विधियों में कौन सी है? तो आपको एक तो पढ़नी है। कौन सी विधि बेटा? परियोजना विधि। कौन सी विधि? साइंस की परियोजना विधि है। एक इसमें पढ़ना बेटा जो आपको बहुत ज्यादा आती है, हाँ, जो ज्ञान बाहर आ रहा है आपका, ढूंढ ढूंढ के ढूंढ रहा है, आगमन और निगमन का सबसे ज्यादा आती है आपको ये। और दूसरी अगर कोई विधि आती है तो वो है बेटा विश्लेषण और संश्लेषण। तीसरी विधि अगर किसी को आती है तो सामने जब आएगी क्या समस्या, तो उसका क्या करोगे? समाधान। और समाधान करते समय दिमाग में क्या करोगे? खोज। तो खोज विधि। और एक है बेटा दल शिक्षण। कौन सा शिक्षण? दल शिक्षण। ये 4-5 मुख्य विधियां हैं जो हम आजकल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम प्रच्छा को हम उपागम के रूप में पढ़ेंगे। प्रयोगशाला, बिल्कुल छाला जरूरी है बेटा। कौन सी शाला? हाँ, ये गलती से रह गई, वरना मैं कल लिखा था, बात तो वही है। कौन सी शाला? प्रयोगशाला, क्योंकि प्रयोगशाला के बिना विज्ञान अधूरी है। ये विधि अपन को पढ़नी है। चलो, हाँ बेटा, हाँ इधर बेटा ये विधियां होगी, वो कौन सी होगी? अमनोवैज्ञानिक। और ये कौन सी हो जाएगी? मनोवैज्ञानिक। क्योंकि कौन काम कर रहा है? छात्र। लिखा दो अंतर? लिखो, फटाफट लिखना। लिखो, शिक्षण विद्या 2 प्रकार की। थोड़ा स्पीड से लिखना। लिख दोगे? ये तो कोई हाईफाई नहीं है इसमें तो। लिखो बेटा, ये हाँ ऐसे ही तो लिख दो सीधा ही अंतर। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, अंतर लिखो। प्राचीन विद्या लिखो, आधुनिक विद्या होती। लिखो बेटा प्राचीन विद्या, उधर लिखो बेटा आधुनिक विद्या। फिर लिखो, इसमें मुख्य शिक्षक होता है, उसमें लिखो मुख्य छात्र होता है। शिक्षक की भूमिका मुख्य, छात्र की भूमिका मुख्य या प्रधान। क्योंकि प्रधान मैंने ऊपर लिख दिया इसलिए मैंने प्रधान उपयोग वापस नहीं किया। फिर लिखो बेटा, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। वापस बोलूं? देखो, पहला लिख दिया सबने प्राचीन और आधुनिक। दूसरा मुख्य भूमिका शिक्षक और उधर मुख्य भूमिका छात्र। लिख दिया क्या? चलो, तो मैंने अगला बोला शिक्षक प्रधान में रटने की प्रवृत्ति पर आधारित। रटने की प्रवृत्ति पर आधारित। दूसरा लिखो बेटा, इसमें मुख्य भूमिका किसकी होगी? छात्र की। नेक्स्ट लिखो बेटा, इसमें केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया जाता। इसमें लिख दो तीनों पक्षों पर बल दिया जाता।
हाँ, छात्र क्रियाशीलता करके सीखना पर आधारित जरूर लिखना। सॉरी शक्तिमान। अरे लिखा, ओके। मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक ये भी लिख दिया ना, लिख दो। शिक्षक में लिखो ये अमनोवैज्ञानिक होती हैं, और इसमें लिखो बेटा ये मनोवैज्ञानिक होती है। अंतर हो गए, सबका साथ। अभी रुकना पड़ेगा। कितने घंटे में करा दो कोर्स? अरे वो मेरी दिक्कत है, आप तो ये देखोगे याद कितना है। क्यों? अरे आज देख लो पूरा पढ़ा दिया, आधे से ज्यादा तो 20। और एक बताओ 2 घंटे में कौन सा मैंने ऐसा समय लिया जहां आपका बिल्कुल रुका रहा? तो फिर टेंशन मत लो। आगे उदाहरण लिख दो बेटा फटाफट, कौन कौन सी पढ़नी आपको ठा रहेगी। हाँ। अरे चलो उदाहरण लिख दो। शिक्षक केंद्रित में लिख दो, आपके सानिध्य वैसी बनी हुई है ही है। तो क्रम क्या रहेगा हमारा, आपके सामने लिखा हुआ है। मुझे याद रहे कौन कौन से क्रम से पढ़ानी है। चलो प्यारे मित्रों, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू।